नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसे हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ठीक वैसे ही हर कम दाम में मिलने वाली चीज फायदेमंद नहीं होती और शेयर मार्केट में छप्पर फाड़ कमाई का दावा भी कभी सही नहीं होता। आपको बता दें, इसी लालच में लोग आकर फंस जाते हैं और अपनी कह सकते हैं कि हार्ड अर्न्ड मनी, अपनी कमाई जो है उसे लुटा बैठते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। आज इसी अहम मुद्दे पर कंज्यूमर इज किंग में हम चर्चा करने वाले हैं। मैं हूं मानसी दवे और आइए अब करते हैं कंज्यूमर के हित की बात। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कंज्यूमर इज किंग में कंज्यूमर के हित की बात उठाता है ईटी नाउ स्वदेश। कंज्यूमर हितों के लिए हम अपने शो के जरिए न सिर्फ लगातार मुहिम चलाते हैं, बल्कि अहम मुद्दों को निकाल कर, खंगाल कर, रिसर्च कर आपके सामने रखते हैं, ताकि आपके हित की बात और साथ ही जागरूकता जो है वो लगातार फैलती रहे। इसीलिए आज हम ऑनलाइन फ्रॉड का ये मुद्दा उठा रहे हैं। मामला दरअसल पंजाब का है, जहां पर एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी ने ऑनलाइन ठगों के हाथों अपने 8 करोड़ 10 लाख रुपए जो हैं वो गवा दिए। जाहिर सी बात है, अगर इतनी बड़ी रकम किसी ने गवाई है तो बड़ा शौक लगना था। उन्होंने इस शौक में आकर, डिप्रेशन में आकर खुदकुशी कर ली। और सोचिए, एक आईपीएस अधिकारी कैसे ठगों के चुंगल में फंस गया। ये तो एक मुद्दा है, एक केस है, लेकिन डिजिटल फ्रॉड एक ऐसी सच्चाई है जिस सच्चाई से आज देश का नागरिक जूझ रहा है। आज अपने शो में इसी से जुड़े कई सारे केस स्टडीज हम आपके सामने लेकर आएंगे और ऐसे ही कई सवाल हैं जो सबसे पहले आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आखिर साइबर ठगी में क्यों नहीं आ रही है कमी? ऑनलाइन ठगी के मामले तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? आखिर क्या साइबर कानून अपराधियों से एक कदम पीछे है? पढ़े लिखे और अनुभवी लोग कैसे बन रहे हैं ठगी का शिकार? क्या सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्स बना रहे हैं ठगों को हथियार? ऑनलाइन निवेश स्कैम की कमजोर निगरानी, आखिर ये किसकी जिम्मेदारी है? बैंक्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म की साइबर सुरक्षा कितनी कारगर है? साइबर ठगी में पैसे फंसने के बाद न्याय में देरी क्यों? लीगैलिटीज क्या है, फॉर्मेलिटीज क्या है? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी आज। तो चलिए, इस अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट की जो पैनल जुड़ी है उनका स्वागत करते हैं। समीर माथुर साहब है मेरे साथ, एमडी एंड फाउंडर रॉयनेट सॉल्यूशन से। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मार्गा माइंड केयर की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रश्मिता नायर भी है हमारे साथ, और इनेफुल लैब्स की को फाउंडर एंड सीईओ तरुण विग भी हमारे साथ जुड़ेंगे। समीर, रश्मिता हमारे साथ बने हुए हैं, विक्रम, तरुण जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। बेहद अहम मुद्दा है जिस पर आज बातचीत हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तरुण जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। एआई और साथ ही डिजिटल फ्रॉड के दौर में अब एक तरह से इंसान का स्मार्ट होना काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है, लेकिन डिजिटल फ्रॉड इस हद तक बढ़ चुके हैं कि इससे निपटना कैसे, बड़ा सवाल। क्या हमारी साइबर डिफेंस उससे एक कदम पीछे चल रही है? आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे के पूरे सिनेरियो को? ऑलवेज अ कैट एंड माउस गेम कि साइबर क्रिमिनल्स नए नए तरीके निकालते हैं चोरी करने के। हमारी जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारी जो डिजिटल एजेंसीज हैं लाइक I4C, वो फिर उनको काउंटर करना शुरू करते हैं। साइबर क्राइम एक बहुत संगीन मुद्दा बन चुका है देश के लिए। लास्ट ईयर 22,000 करोड़ वर्थ हमारा जो लॉस हुआ था लोगों का, दैट वाज इन साइबर क्राइम। इतने ज्यादा नंबर ऑफ केसेस हो चुके हैं दैट एक एनी ऑफिसर टुडे, उसके पास इतने ज्यादा साइबर क्राइम की कंप्लेंट्स है कि वो उन सब पे वर्क चाहे तो भी नहीं कर सकता। इसके लिए एक पूरा इकोसिस्टम हैज टू कम टुगेदर। I4C को गवर्नमेंट ने बहुत बजट दिया है, आई थिंक ऑलमोस्ट 758 करोड़ का बजट लास्ट ईयर का है I4C का, टू कॉम्बैट साइबर क्राइम। उसके अलावा द बैंकिंग इंडस्ट्री हैज टू प्ले अ रोल, बिकॉज अल्टीमेटली साइबर क्राइम का पूरा उद्देश्य जो है वो पैसा चोरी करना है, और वो पैसा चोरी हो रहा है बैंक अकाउंट्स, म्यूल अकाउंट्स के थ्रू। तो जब तक ये पूरा इकोसिस्टम, बैंक्स, पुलिस इकट्ठे काम नहीं करेंगे,
तब तक इस साइबर क्राइम को रोकना मुश्किल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इनफैक्ट वो कहते हैं ना कि ये ऐसा जमाना हो चुका है एआई और डीप फेक और साइबर फ्रॉड्स का, जहां पर फ्रॉड करना एक स्मार्ट एक्ट हो चुका है इन जालसाजों के लिए। और वो एक कॉल और उस एक कॉल में आपकी कह सकते हैं कि मेहनत की कमाई पूरी तरह से साफ, आपका अकाउंट खाली कर जाती है। इसी तरह के कई सारे केस स्टडीज, एक केस तो हम आपके सामने रख ही रहे हैं, रिटायर्ड आईपीएस जो इस फ्रॉड का शिकार बने। लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ ये कितना संगीन है, कितना कह सकते हैं सीरियस है, ये बताने के लिए ये केस इन डीप डाइव आपको बता रहे हैं। लेकिन इस तरह के कई सारे केसेस हैं और कई सारे लोगों के पैसे जो हैं साइबर फ्रॉड में, इस तरह के डिजिटल फ्रॉड में, डीप फेक के शिकार होते हुए कई सारे नागरिक। और कंज्यूमर इज किंग के जरिए हम इसी फ्रॉड से आप किस तरह बच पाएं, इसकी कोशिश कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू मिटिगेट दिस डैमेज कंट्रोल कैसे हो, इसी कड़ी में लगातार हमारे एक्सपर्ट्स भी बने हुए हैं। समीर माथुर भी हमारे साथ जुड़े हैं। समीर जी, शुक्रिया इस अहम मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और साइबर सिक्योरिटी के टूल्स मौजूद हैं समीर, तब भी ऑनलाइन फ्रॉड रोकने में सिस्टम फेल आखिर कहां हो रहा है? टेक्नोलॉजी में या फिर कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन में? चीजें होती हैं। अब देखिए, जितने भी आप लेटेस्ट टूल्स आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप सीक एक्सेट्रा, हर जो नई टेक्नोलॉजी आती है, जो भी कोई नया कोई इनोवेशन आता है, उसके प्लसेस भी होते हैं और माइनसेस भी होते हैं। तो जहां एक सेट ऑफ पीपल उस एआई टेक्नोलॉजी को पॉजिटिव बनाते हैं, देयर इज अनदर ग्रुप ऑफ पीपल जो कि इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं बुरे काम के लिए। तो अभी हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल देख रहे हैं जहां की एआई में पॉजिटिव चीजें भी आ रही हैं, बट और फोर्सेस हैं जो कि एआई को यूज कर रहे हैं फॉर इंक्रीजिंग फ्रॉड्स एंड क्राइम्स। तो मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में ये सिचुएशन थोड़ी और गंभीर होगी, क्योंकि ज्यादातर लोग अब सोशल मीडिया, यूपीआई एक्सेट्रा यूज कर रहे हैं परचेजेस के लिए। और ये जो लोग हैं जो कि एआई को यूज कर रहे हैं गलत चीजों के लिए, आई थिंक इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आई थिंक थिंग्स विल ओनली गेट और टफ हो जाएंगे गोइंग फॉरवर्ड। मेरे ख्याल से इसमें दो जो एजेंसी और दो चीजें हम लोग जो कर सकते हैं, एक तो मेरे ख्याल से जो साइबर सिक्योरिटी है, साइबर जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जो I4C की बात की है, मुझे लगता है कि यहाँ इन लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बहुत ज्यादा कहते हैं ना, स्ट्रिक्चर जाना चाहिए अगेंस्ट ऑल दोस पीपल जो कि साइबर क्राइम कर रहे हैं। बिकॉज साइबर क्राइम भी हम नोटिस करते हैं कि इनके ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं अक्रॉस द कंट्री, और अगर इनको आइडेंटिफाई करके उनके अगर करेक्टिव एक्शन लिए जाए तो मेरे ख्याल से काफी कुछ हद तक हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा इज द इश्यू ऑफ साइबर इंश्योरेंस। मुझे लगता है आज की तारीख में हर भारतीय को कुछ ना कुछ कवर अपना लेना चाहिए, वेदर आप रिटेल कस्टमर है या आप कॉर्पोरेट हैं, आपको कुछ ना कुछ कवर लेना चाहिए ताकि आपका जो मूल है वो प्रोटेक्टेड रहे, क्योंकि साइबर फ्रॉड आपको कभी भी हिट कर सकता है। एब्सोल्युटली। और इनफैक्ट वो कहते हैं ना, लालच बुरी बला है, इसे हमने सुना तो था, लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रमाण अब यहाँ पर भी हम देखते हैं। एक बड़ा रिटर्न मिलने की आशा या कुछ ज्यादा मिलने की आशा में साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। और इसीलिए हमारे माध्यम से इस वक्त जो हमें सुन रहे हैं व्यूअर्स, उन्हें एक हिदायत हम भी दे रहे हैं कि इस तरह का वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग दैट शाइन्स इज नॉट गोल्ड, और इसी तरह किसी भी तरह की लालच में फंसकर अपनी मेहनत की कमाई जो है उसे गवाएं ना। ये सबसे बड़ी हिदायत हमारी तरफ से मिलती हुई। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर सिंह, शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। और अभी हम एक केस डिस्कस कर रहे थे जहां पर एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर जो हैं वो साइबर क्राइम का शिकार हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल, जब एक आईपीएस अधिकारी इस तरह के क्राइम का शिकार हो जाता है, ये क्या संकेत देता है आपके हिसाब से? क्या अपराधी जो है वो ज्यादा समझदार हो चुके हैं, या फिर हमारी पुलिसिंग जो है उसमें और ज्यादा मेहनत और ज्यादा किसी तरह की रिसर्च और डिटेल्ड एनालिसिस की हमें जरूरत है? जी नमस्कार आपको सभी विद्वान पैनलिस्ट को। देखिए, साइबर क्राइम क्रिमिनल्स हमसे हमेशा एक जनरेशन आगे रहते हैं, वही उनका सक्सेस का यूएसपी है और उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। और ये कह देना कि आईपीएस ऑफिसर नहीं, एक साहब हाउ टू नॉट टू गेट ट्रैप्ड इन हनी ट्रैप्स, उसके कोचिंग दे करके आए, और जब आए दिल्ली लौट के कोर्स करके तो खुद ही हनी ट्रैप हो गए। तो ये कौन कब कहां पे साइबर क्राइम का शिकार हो जाए ये कहा नहीं जा सकता है।
वर्तमान केस में जो आपने बताया, एक प्रतिष्ठित, एक बहुत अच्छे आईपीएस अफसर जिनकी आम ख्याति बहुत अच्छी थी, लेकिन वही लोभ और लालच के चक्कर में पड़ करके व्हाट्सएप और ये आपका टेलीग्राम दोनों मिल करके फर्जी डैशबोर्ड बनाए, उनको प्रॉफिट दिखाया और ये कहा कि कुछ टैक्सेस आप जमा कर दें और कुछ सर्विस चार्जेस, आपके पैसे चौगुने हो चुके हैं वो हम आपको दे देंगे। वो जैसे होता है किसी के आगे गाजर लटका दें और गाजर लटकने के बाद वो चलता चला जाता है, न कोई गाजर था न कोई वहां पे लाभ था, लेकिन दिखाई ये पड़ा कि आगे सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं और अंततोगत्वा ये हुआ। अब आपके सामने मैं एक चीज रखता हूं, ये मैं जानता हूं अपने अनुभव से, जितने लोगों से मैंने बात की, बिना बैंक की मुखबिरी के, बिना बैंक के कर्मचारियों की सूचना देने के ये चीज संभव नहीं। बैंक की जिम्मेदारी निर्धारित की जाए। म्यूल अकाउंट्स कैसे खुल जाते हैं, उनको सूचना कौन दे देता है? उनको सूचना कौन दे देता है कि ये जो है थोड़ा सीनियर सिटीजन है, जेबें भारी हैं, गहरी हैं, इन पे काम करे। और आपने बड़ी माकूल बात फरमाई कि लालच, एक बड़े शातिर बंदर होते हैं जिनको पकड़ना आसान नहीं होता है, तो एक मूंगफली का जार रख देते हैं, वो जितनी बार जाता है हाथ नहीं निकालता है क्योंकि चाहता है और मूंगफली निकल आए, और उसी ज्यादा मूंगफली निकालने में वो पकड़ा जाता है, मारा जाता है। यही चीज जो है तो लालच बुरी बला। आप जितना बैंक फिक्स डिपॉजिट देती है, जो रूटीन में म्यूचुअल फंड मिलते हैं, मेरा काम निवेश का परामर्श देना नहीं है, ये तो काम आप लोगों का है, लेकिन तंदुरुस्ती हजार नियामत इस तरीके का जो प्रलोभन देते हैं, मैं चाहूंगा कि टेस्ट केस लेकर के उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा दिलवाएं और इस आत्महत्या में उनको एबिटमेंट टू कमिट सुसाइड। इसके अलावा मैं आपको 50 केस दे सकता हूं, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग स्किल्स हमारी जो है उसमें बहुत सुधार की जरूरत है। कन्विक्शन रेट हमारा बड़ा पुअर है। पुलिस की 1930 और 1945 दो नंबर हमें दिए गए हैं और हमने तमाम चीजें देखी हैं, लेकिन जो फ्रस्ट्रेशन होता है साइबर क्राइम के विक्टिम के साथ, थाने से थाने, चौकी से चौकी, कॉल पे कॉल, अंततोगत्वा ये होता है कि 1930 पे अगर बात हो जाए तो आप ये समझ लीजिए कि पता नहीं कहां जैसे एवरेस्ट की चढ़ाई हमने पूरी कर ली है। ये आसान रास्ता नहीं है। हमारा इन्वेस्टिगेशन अच्छा होना चाहिए, हमें एजुकेशन और करना चाहिए, हमारे इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालने के लिए स्पेशल ट्रायल कोर्ट्स बननी चाहिए और एजुकेशन का स्तर और होना चाहिए। और डिटरेंस सबसे बड़ा क्राइम का यही होता है, सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट अगर नहीं होगा तो ये मान के चलिए कि कैम्बोडिया में बैठ करके लोग जाके डिजिटल अरेस्ट कर रहे थे, इस तरीके की ठगी चल रही है। और ये मान के चलिए कहीं ना कहीं इसके जो आपके एरियाज हैं, चाहे वो भरतपुर हो, मेवात हो या मथुरा के आसपास के एरियाज हो, जो इसके हब्स बन गए साइबर क्राइम के, वहां पर पुलिस को प्रोएक्टिव होकर कार्रवाई करनी होगी। बिल्कुल सिंह साहब, बेहद वाजिब बात बताई है आपने। और लॉ एंड पॉलिसिंग पर्सपेक्टिव से, लीगैलिटीज पर्सपेक्टिव से तो हम इस मुद्दे को समझ ही रहे हैं, लेकिन एक और एंगल है और इसके लिए रश्मिता नायर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मार्गा माइंड केयर के पास में जाना चाहूंगी। रश्मिता जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं वो है ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। क्या ये साइबर फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर के साथ खेल जा रहे हैं? पढ़े लिखे अनुभवी लोग को भी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार बना देते हैं। क्या ये एक तरह से मानसिक दबाव और अकेलापन जो कि इस वक्त हम देख रहे हैं, एक स्टेट ऑफ माइंड है कई सारे लोगों में मेट्रो सिटीज में, क्या इसकी वजह ये भी हो सकती है? और साथ साथ मेरा सवाल आपसे ये भी है कि छप्पर फाड़ रिटर्न जैसे दावे कर साइबर फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो फ्रॉड कर जा रहे हैं, तो क्या फ्रॉड्स जो है वो न्यूरो साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी हिसाब से? So as much as cybercrime is a technological problem, it is a behavioral problem as well, right? So they use multiple strategies, multiple tactics, right? And I think there has been a lot of awareness on technologically how we can handle these issues, but how do we save ourselves from the manipulation tactic is what we have not had awareness yet, right? And if you're talking specifically about neuropsychology, I would not be able to comment on that because, like I said, there are a lot of tactics because they have understood by now how consumers or how people use products, how they use social media, what kind of services that they are interested in, how they manage all that. So they already have an idea of that because social media is so widely used and people are so aware of everything that it's not that difficult for people to understand how somebody else would work in that front, right? So if you want to
to look at a particular behavior that they follow, then probably there isn't any, because everything is out there. It's easier for them to pick up on that as well, right? So how can we save ourselves? If we ask that question, then probably there's more normalizing after a financial loss, right? Talking about that what would help, like in a scenario like Agreed. this, what happened with the officer here, right? अग्रीड। So अश्मिता जी, आपसे एक अनुरोध है, गुजारिश है हमारे व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए। ऑफ कोर्स आप अपनी बात रखिए, और सिर्फ हिंदी नहीं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपनी बात आप रखिएगा। मैं आपके पास फिर से आऊंगी, लेकिन मैं एक बार हमारे व्यूअर्स को बताना चाहती हूं कि फ्रॉडस्टर्स जो हैं जब ये अपराध करते हैं तो किस तरह से किसी ना किसी की मनस्थिति के साथ खेल जाते हैं। वो समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपकी जरूरत क्या है, और फिर उस जरूरत पर खेलने की कोशिश करते हैं। आईपीएस अधिकारी जिसके केस की हम बात कर रहे हैं, आखिर ये ऑनलाइन ठगी कैसे हुई, इस केस की लगातार हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इस केस के जरिए हम बताना चाहते हैं कि आखिरकार किस तरह से एक कमजोर नब्ज को पकड़ा जाता है, और उसके बाद उस पर ये फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो खेल जाते हैं। ज्यादा रिटर्न का लालच दिया, और ये लालच देकर निवेश के नाम पर ठगी की जाती है। ठगों ने एक तरह से इस केस में वेल्थ इक्विटी एडवाइजर खुद को बताया। आप जानते होंगे, आप देखते होंगे, कई सारे कॉल्स आते हैं, कई सारे मैसेजेस आते हैं, और वो कहते हैं कि हम इक्विटी एडवाइजर्स हैं, हम आपको इतने रिटर्न्स दे जाएंगे। ये 10-20 नहीं, 1000 कॉल्स ऐसे करते हैं, और 1000 कॉल्स में से अगर कोई एक भी इनके शिकंजे में आ गया तो इनका काम हो जाता है। ठग ने खुद को डीबीएस वेल्थ इक्विटी रिसर्च का सीईओ बताया, और व्हाट्सएप टेलीग्राम पर खुद को निवेश का सलाहकार बताया। फिर से एक और हिदायत, इस तरह के किसी भी निवेश की अगर आपको कहीं से एडवाइस मिलती है, फ्री में आपको रिटर्न्स देने की एडवाइस मिलती है, तो सजग हो जाएं, क्योंकि फ्री में किसी भी तरह की एडवाइस जो है वो लेना सही नहीं है। वहां से एक बड़ा रिस्क जो है वो पैदा होता है। समीर माथुर साहब के पास वापस आना चाहूंगी। साइबर और टेक एक्सपर्ट एंगल से जब हम समझ रहे हैं समीर जी, एक सवाल ये भी उठता है कि फ्रॉड के ज्यादातर केसेस जो हैं लालच नहीं बल्कि विश्वास पर निर्भर करते हैं। सामने वाले को एक विश्वास दिलाया जाता है कि हम आपकी ये परेशानियों को सुलझा देंगे, हम आपको इतने रिटर्न्स दिला देंगे, हम आपकी ये जरूरत जो है जरूरत को पूरा कर देंगे। तो क्या हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो यूजर बिहेवियर को समझने में पीछे हैं? आपके हिसाब से क्या कहेंगे आप? यूजर प्लेटफॉर्म्स हैं आज की तारीख में। ये जो आज हमारे फ्रॉडस्टर्स हम देखते हैं, ये जो सर ने कहा था कि ये हमसे एक जनरेशन आगे चल रहे हैं, तो वो ऑलरेडी स्टडी करते हैं यूजर बिहेवियर को, वो ऑलरेडी स्टडी करते हैं कि यूजर किस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करता है, और वो इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। रिसेंटली मेरी वाइफ के साथ भी एक ऐसा फ्रॉड हुआ था, जहाँ की उन्होंने फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म से एक मोबाइल फोन लिया था, उसको रिटर्न करना था मोबाइल फोन प्लेटफॉर्म, और उसी फ्लिपकार्ट के यूआरएल के नीचे एक रिटर्न प्लेटफॉर्म एक सिग्नल था, वो उन्होंने प्रेस किया, एंड उसके बाद जो उन्होंने प्रोसेस फॉलो किया, शी गॉट चीटेड फॉर अबाउट 10,000 रुपीज। तो रियलिटी है कि ये लोग सब ऑलरेडी एक जनरेशन आगे चल रहे हैं, और मेरे ख्याल से जब तक हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी बॉडीज, यूजर अवेयरनेस प्रोग्राम्स अगर हम नहीं करेंगे, तब तक दीज पीपल विल ऑलवेज बी अहेड ऑफ अस। मुझे लगता है आज की तारीख में जो हम लोग देखते हैं काफी ओपनली, आप व्हाट्सएप पे जाइए, आप फेसबुक में जाइए, देयर आर कंपनीज जो कि ओपनली फ्रॉडुलेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम रन कर रहे हैं, प्रोग्राम रन कर रहे हैं। समवेयर रेगुलेटर बॉडीज हैव टू कम वेरी हार्ड एट दीज एंटिटीज। आप उसको लाइटली नहीं ले सकते। आपको पता है ये फ्रॉडस्टर्स हैं, आपको पता है ये लोग कस्टमर्स को फ्रॉड करेंगे, यू हैव टू कम इन वेरी प्रोएक्टिवली, बिकॉज ये सब तो ओपन में अवेलेबल है। और अगर इनको हम लोग अटैक करें, जो फ्रॉडस्टर्स हैं उनको हम अटैक करें, आज की तारीख में हमारा पेमेंट का बिजनेस है, और हमें पता है कि कई क्षेत्रों से हर बार रेगुलरली वही लोग हमारे सिस्टम को अटैक करते हैं, और हमें यही प्रश्न समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं हम लोग इन पर्टिकुलर फ्रॉडस्टर्स को अटैक कर रहे हैं फ्रॉम रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप इन लोग को अटैक करना शुरू करें, इन लोग पे अगर आप प्यूनिटिव एक्शन लगाएं, डेफिनेटली इसको ये पर्टिकुलर सिस्टम को डिस्करेज करेगा। बट आज मेरे को नहीं लगता हमारा इकोसिस्टम तैयार है, हमारा इकोसिस्टम प्रिपेयर्ड है कि ये जो फ्रॉडस्टर्स बन रहे हैं, कोई भी कारण हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, जो भी हो, इनको हम लोग सही तरीके से अटैक कर रहे हैं, और जो फ्रेश लोग हैं उनको हम डिस्करेज कर रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। तरुण विक जी, आपसे भी एक सवाल होगा और ये सवाल एआई, साइबर इंटेलिजेंस और नेशनल सिक्योरिटी से ताल्लुक रखता है, लेकिन उससे भी पहले हमारे व्यूअर्स को बता दूंगी कि सिर्फ और सिर्फ मेट्रो सिटीज ही नहीं, छोटे शहर, टियर 2 सिटीज, टियर 3 सिटीज में भी साइबर फ्रॉड्स के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने सुनी नहीं होगी। देश में ऐसे कई इलाके हैं, ऐसे कई छोटे मोटे गांव, छोटे मोटे कस्बे, शहर हैं जहां पर इस तरह की ट्रेनिंग, साइबर फ्रॉड की बकायदा ट्रेनिंग दी जाती है और वो कस्बे, वो इलाके, वो छोटे गांव या शहर जो हैं वो इसी काम पर चलते हैं। इस तरह के फ्रॉड, इस लेवल का फ्रॉड होता हुआ दिख रहा है। तरुण जी, आपसे सवाल, क्या भारत में साइबर फ्रॉड अब सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी बन चुका है? क्योंकि ना छोटा शहर ना बड़ा शहर, हर तरफ इस तरह कह सकते हैं कि लोकेशन को देखा भी नहीं जाता और आपको पता नहीं आप कब किसी फ्रॉड का शिकार हो जाएंगे। बिल्कुल, आपने जो कहा वो बिल्कुल सच है कि साइबर फ्रॉड अब एक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन चुका है। पहले सिर्फ एक फाइनेंशियल क्राइम था जहां लोगों से पैसे लिए जा रहे थे। अब वो मैग्नीट्यूड ऑफ मनी इतना बढ़ चुका है, जैसे लास्ट ईयर का 22,000 करोड़ का था, इस साल वो कह रहे हैं कि और उससे बढ़ चुका है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ मनी हैज ग्रोन अप। इसके अंदर लेकिन अभी जो हम लोग देखेंगे, जो अगला एक दौर आने वाला है, वो है डीप फेक वीडियोस का। देखिए साइबर क्रिमिनल्स क्या कर रहे हैं, ये एक डीप फेक वीडियो बना रहे हैं ऑफ अ पुलिस ऑफिसर जो आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहा है कि भाई आपको लगेगा आप पुलिस वाले से बात कर रहे हो, इट्स अ डीप फेक वीडियो, राइट, और डीप फेक कॉल कि आपको लग रहा है कि वो पुलिस वाले की आवाज है या फिर आपके किसी लव्ड वाले की आवाज है, बट वो एक एआई जनरेटेड वॉइस कॉल है। जब वो इस लेवल पे कर सकते हैं तो कल को उनको कितना मुश्किल होगा एक डीप फेक वीडियो बनाना या ऑडियो बनाना टू बेसिकली इनसाइड रायट्स बिटवीन टू कम्युनिटीज और उसको सोशल मीडिया पे पॉपुलर कराना। आज सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी चीज को पॉपुलर कराना बहुत आसान है। आप एक डीप फेक की वीडियो बनाइए which is inciting in or which is basically provoking people, एंड उस वीडियो को सोशल मीडिया, ट्विटर या फेसबुक या व्हाट्सएप पे उसको प्रमोट करा दीजिए। इट विल लीड टू प्रॉब्लम्स व्हिच आवर कंट्री हैज नॉट सीन सो फार। एंड ये जिस दौर की तरफ हम जा रहे हैं फाइनेंशियल क्राइम से, इट विल वेरी सून, इफ इट हैज नॉट ऑलरेडी, इट विल वेरी सून मूव टू नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज where it would be in a position, this cyber fraud will be in a position to cause riots in different states or cities or cause issues between different political entities. बड़ी कंसर्न है और इस कंसर्न पर तुरंत प्रभाव से कदम उठाने की जरूरत है भी। विक्रम सिंह जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगे, बेहद महत्वपूर्ण सवाल इस वक्त ये हो जाता है, साइबर क्राइम में किसी भी तरह की एफआईआर, किसी भी तरह की जांच या किसी भी तरह की सजा, तीनों में आखिर देरी क्यों है और क्या ये देरी ही अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार साबित हो रही है? निसंदेह पहली चीज है ना तजुर्बेकारी, इनएक्सपीरियंस। नंबर 2, लैक ऑफ प्रॉपर प्रिपरेशन, हमारे पास वो संसाधन नहीं है जो कि होने चाहिए। वास्तविकता यह है कि अगर हम गंभीर हों तो साइबर क्राइम का पहले तो पंजीकरण होना चाहिए। आपके यहाँ बड़े विद्वान पैनलिस्ट हैं, जरा पूछिए क्या नाको चने नहीं चप जाते अगर एफआईआर दिखानी होती है? मतलब यहां तक है कि अगर पुलिस ऑफिसर भी अगर भुक्त भोगी है तो उसको भी एफआईआर दिखाने में कट। अब एफआईआर हो गई, विवेचना पे आइए। विवेचना में भी एक गुणवत्ता में बहुत कमी है। और आप ये एक मोटी चीज मैं जानना चाहूंगा कि हर सिगरेट के डब्बे पे लिखा है कि सिगरेट से पीना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन बैंक से अगर एक ही बैंक है और उससे अरबों रुपए निकल रहे हैं तो उस बैंक को लिख देना चाहिए कि इस बैंक में अपने रिस्क पर ही आप पैसा जमा करें, क्योंकि संभावना कि आप साइबर क्राइम के शिकार होंगे और हम आपकी कोई सहायता नहीं करेंगे। और तीसरी चीज ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा, मुझके पूर्व विद्वान पैनलिस्ट से कहा था, इसके जो पॉकेट्स हैं, जामताड़ा, हम नाम लेने से परहेज क्यों कर रहे हैं? क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का ये ईपी सेंटर था, लेकिन पुलिस की मिली भगत के कारण उस पर कार्रवाई नहीं हुई। अंततोगत्वा जब बात नाक से ऊपर हुई तो जामताड़ा डिमोलिश हुआ। अब वक्त आ गया है कि जैसे मेवात, इसके ऊपर यूट्यूब में एक वीडियो बना है, स्टिंग ऑपरेशन हुआ है। आपको चाहिए क्या? 2-3 मोबाइल फोन, 2-3 सिम कार्ड, नहीं लगे ना फिटकरी, अरबों का वारा न्यारा। 200 साल की चंबल घाटी की डकैती में मुश्किल से 200-300 करोड़ का टर्नओवर हुआ। यहां विद्वान पैनलिस्ट बता रहे हैं कि एक वर्ष में 2200 करोड़ का हो गया। न जान जाने का, न एनकाउंटर कब है। इन्वेस्टिगेशन जैसा है वो तो भगवान ही मालिक है। तो आप समझ सकती हैं कितने सुरक्षा कवच समाज ने और हम लोगों ने उपलब्ध कराया है साइबर क्रिमिनल्स को। तो ये जरूरी है कि इसको वॉर फुटिंग पे हम ले लें। आपने बताया राष्ट्रीय सुरक्षा, अभी कैम्बोडिया से 150 भारतीय इंजीनियर
का डिपोर्टेशन हुआ है, वो चाइनीज माफिया के हाथ में खिलौने थे। डिजिटल अरेस्ट करके उन्होंने कम से कम 2000 करोड़ रुपए बनाए। ये समझ लीजिए कितनी भयावह स्थिति है। लेकिन ये संतोष का विषय है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, स्टेडली बढ़ रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने 150 इंजीनियर्स को कैम्बोडिया में ले जाकर के और उनको भले ही बंधक बना के, जैसा वो कह रहे हैं, और इस तरीके की डिजिटल अरेस्ट का फ्रॉड कराया, 200-250 तो छोड़ दीजिए, 2000 करोड़ का अगर वारा न्यारा कर दिया है, तो ये भी चीज चिंता की है और सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। जी रश्मिता जी, एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगी। किसी भी तरह का फ्रॉड होने के बाद ह्यूमन नेचर है कि विक्टिम जो है एक तरह से चुप सा हो जाता है, शर्म की वजह से, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इस वजह से। हमारे माध्यम से आपको सुन रहे व्यूवर्स को आप क्या एडवाइस देंगी, और किसी तरह के फ्रॉड का शिकार होने के बाद ये जो मानसिक स्थिति है, इसका इलाज आपके हिसाब से क्या है? तो हर कोई ऐसे कोई इंसिडेंट के बाद इट्स क्वाइट नेचुरल कि हमें वो गिल्ट या फिर वो शेम हम महसूस करें, क्योंकि एक बात वो आ जाती है कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, मैंने इतना कुछ किया है लाइफ में और फिर भी मेरे से एक ऐसी गलती हो गई, राइट? तो फर्स्ट थिंग दैट मैं अपने तरफ से बोलना चाहती हूँ कि नॉर्मलाइज करना चाहिए कि हेल्प सीखें फ्रॉम योर फैमिली, या फिर आप किसी फ्रेंड से बात करें, या फिर आप किसी आपके हायर अप से या अपने फैमिली से किसी से बात करें कि ऐसा हो गया है, और आप उनसे बात करते वक्त ही बोलिए कि ऐसा कुछ सस्पिशन है, ऐसा कुछ हो गया है। बात करें उनसे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट ले, ताकि ऐसे जो इंटेंस स्टेप जो आप ले रहे हो वो ना हो, राइट? और क्राइसिस हेल्प ले, बिकॉज आई थिंक बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स दिया है साइबर क्राइम को अटेंड करने के लिए, उस नंबर पे कॉल करें, राइट? तो जब हम ऐसे नॉर्मलाइज करेंगे कि हर एक ऐसे इंसिडेंट के बाद जब हम अपने फैमिली या किसी लव्ड वन से बात करेंगे, तो वो शेम और वो जो वो रिग्रेट जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि कोई सुनने को है, किसी ने सुना है जो मैंने किया है, जो मेरे साथ हुआ है, और मे बी कोई और भी वो अपना स्टोरी शेयर कर सकते कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और मैंने ये किया है, ऐसे स्टेप्स मैंने फॉलो किया है। तो जब ऐसा हो जाता है तो वो जो बिल्कुल के बाद हम लेंगे वो थोड़ा कम हो जाता है। तो दैट इज समथिंग दैट आई वुड से कैन बी डन। जी जी, एब्सोल्युटली। रश्मिता जी, बेहद इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण बात बताई है आपने। और हाँ, अब इस चर्चा को हमें यही समेटना होगा। समीर जी, विक्रम जी, रश्मिता जी, तरुण जी, बहुत शुक्रिया। बेहद अहम मुद्दा, और इस पर अपना समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। साइबर फ्रॉड करने वाला स्मार्ट हो चुका है, लेकिन उससे भी स्मार्ट आपको होना होगा, उससे भी स्मार्ट हम सभी को होना होगा। और इसी की कोशिश कंज्यूमर इज किंग के जरिए ईटी नाउ स्वदेश लगातार करते हैं कि हमारे व्यूअर्स, हमारे कंज्यूमर्स जो हैं वो जागरूक बने और किसी भी तरह की ठगी से बच पाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।